हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्नुमिस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज हम लोग जो है नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, समास। समास भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन जरूर बनता है। देखिए, सबसे पहले अगर हम समास की बात करें तो समास जो है ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, सम धन आस। इन दो शब्द से मिलकर के बना है। ये भी एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है कि समास जो है किन शब्दों से मिलकर के बना है। ऑप्शन आपको डिफरेंट डिफरेंट दे देगा। तो ये जो है सम धन आस शब्द से मिलकर के बना है। सम का अर्थ होता है अच्छी तरह से और आस का अर्थ होता है बैठाना, यानी कि किसी भी शब्द को अच्छी तरीके से अरेंज करना, यानी कि उसे सेट करना, बैठाना ही जो है हमारा क्या कहलाता है, समास कहलाता है। इसका एक और रूप होता है, उसे कहा जाता है संक्षेपीकरण। संक्षेपीकरण, और ये भी एग्जाम में पूछता है इसका दूसरा रूप भी। या फिर इसे जो है संक्षेपीकरण को हम लोग जो है संक्षेप में लिखना कहते हैं, यानी कि संक्षिप्त रूप होता है। यानी कि संक्षेपीकरण का मतलब कि संक्षिप्त रूप, संक्षेप में लिखना, शॉर्ट फॉर्म में लिखना ही जो है समास कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम कहें राजा का पुत्र, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं राजपुत्र। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इतने बड़े पद को हमने इतने छोटे रूप में लिख दिया। तो ये बड़ा है कि ये बड़ा है, तो आप देख रहे हैं कि ये जो है छोटा है इससे, लेकिन इसी का अर्थ ये भी दे रहा है। राजपुत्र का मतलब ही होता है राजा का पुत्र। तो ये हो गया हमारा संक्षिप्त रूप। तो इसे ही जो है हम लोग क्या कहते हैं, समास कहते हैं। चलिए, अब यहाँ पर हम लोग कुछ ऐसे शब्दावलियाँ देखेंगे जो कि जब हम लोग समास पढ़ेंगे तो वहाँ पर प्रयोग होगा। उसके पहले अगर हम समास की परिभाषा की बात करें कि समास की परिभाषा क्या होती है, तो देखिए, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया सार्थक शब्द बनता है उसे ही हम लोग समास कहते हैं। अगर हम लिखें, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बना नया सार्थक शब्द। नया सार्थक शब्द ही जो है क्या कहलाता है, समास कहलाता है। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि दो या दो से अधिक, बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये होता है कि केवल समास में दो ही पद होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, दो से अधिक भी पद होते हैं। यानी कि दो से अधिक पदों का भी जो है मेल होता है और एक समासिक पद बनता है। जैसे अगर हम कहें राजकुमार मित्र दलोत्सव। राजकुमार मित्र दलोत्सव, अब ये पूरा एक शब्द है। जब इसका हम लोग विग्रह करेंगे, जब इसका विस्तार रूप लिखेंगे तो इसका क्या मतलब होगा, इसका अर्थ हो जाएगा राजा का पुत्र। राजा का पुत्र, या फिर यहाँ पर राजा के पुत्र के मित्रों के दलों का उत्सव। देखिए, इसका विस्तार रूप यही होगा, इसका अर्थ यही होगा, राजकुमार मतलब कि राजा का कुमार, यानी कि राजा का पुत्र। तो राजा के पुत्र के मित्र दलोत्सव, के मित्रों के दलों का उत्सव। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है कई सारे पद मिल रहे हैं। एक तो राजा का पुत्र हो रहा है, उसके बाद पुत्र के मित्र हो रहे हैं, उसके बाद ये दल हो रहा है, उत्सव हो रहा है। तो यहाँ पर कई सारे पद मिल करके जो है एक पद बना रहे हैं, जिसका एक सार्थक अर्थ हो रहा है, कुछ ना कुछ अर्थ निकल रहा है। तो ये हमारा समासिक पद हो गया। तो ये क्लियर हो गया कि समास में जो है दो से अधिक भी पद हमारे हो सकते हैं। एग्जाम में ज़्यादातर पूछता है दो ही शब्द का, तो हमें दो ही शब्द का जो है समास पढ़ना है। अब एक और पद देखिए। अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि जब हम लोग समास पढ़ेंगे तो कुछ शब्दावलियाँ आएंगी, कुछ शब्द आएंगे जिसके बारे में हमें जानना बेहद जरूरी है। तो अगर हम बात करें सामासिक पद की, सामासिक पद क्या होता है, सामासिक पद, या फिर इसे समस्त पद भी कहा जाता है, समस्त पद। जैसे
अगर हम कहें रसोई घर, रसोई घर, यानी कि इसका क्या अर्थ हो जाएगा, ये एक ही में रहता है रसोई घर। इसका जब हम लोग विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। ये तो हो गया इसका विग्रह। ये हो गया पूरा पद हमारा समासिक पद या फिर समस्त पद, यानी कि इसका संक्षेप रूप ही, यानी कि समास का जो संक्षेप रूप होता है उसी को हम लोग सामासिक पद या फिर समस्त पद के नाम से जानते हैं। एक और चीज यहीं पर देख लीजिए, समास विग्रह क्या होता है। समास विग्रह की अगर हम बात करें, समास विग्रह ये क्या होता है, तो देखिए उदाहरण से ही समझ लीजिए, जब इसका हम लोग विस्तार रूप किए हैं तो यही हमारा समास विग्रह हो जाता है। यानी कि जो समस्त पद होता है, समस्त पद का जो है उन पदों को अलग अलग जो है विस्तार करना, उसको अलग अलग लिखना ही, यानी कि समस्त पद का विस्तार रूप ही जो है हमारा क्या कहलाता है, समास विग्रह कहलाता है। या फिर जो है आप कह सकते हैं कि जो समस्त पद होता है उन पदों के बीच जो संबंध बताता है उसी को जो है हम लोग समास विग्रह के नाम से भी जानते हैं। सिंपल सी अपनी भाषा में समझेंगे तो आपको समास बहुत इजी लगेगा। अगर आप किताबी भाषा पढ़ेंगे, पूरी डेफिनेशन याद करेंगे तो वहां पर जो आपको कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन यहाँ पर सारी चीजें हम आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली बता रहे हैं और आपके शब्दों में ही बता रहे हैं कि समास विग्रह क्या होता है, सारी चीजें। तो देखिए समास विग्रह आप समझ गए होंगे कि जो विस्तृत रूप होता है उसी को हम लोग समास कहते हैं। क्लियर। अब देखिए कुछ और भी शब्दावली है, जैसे एक होता है पूर्व पद, पूर्व पद, और एक होता है उत्तर पद, उत्तर पद। पूर्व पद और उत्तर पद ये क्या होता है, तो पूर्व पद जैसे मान लीजिए कि हमने दो शब्दों का समास पढ़ा, क्योंकि हमें ज़्यादातर दो ही शब्दों का समास पढ़ना है, तो जो पहला पद होता है उसे पूर्व पद कहते हैं और जो अंतिम पद होता है उसे हम लोग उत्तर पद कहते हैं। जैसे अगर हम उदाहरण दें, गंगा जल, यानी कि गंगा का जल, तो गंगा जल हमने लिखा, तो ये गंगा और ये जल यहाँ पर हमें पता लग रहा है कि ये दो शब्दों से मिलकर के बना है। तो ये जो गंगा है ये पूर्व पद हो जाएगा और ये जल है ये कौन सा पद हो जाएगा, ये उत्तर पद हो जाएगा। क्लियर। ऐसे ही अगर हम बात करें रसोई घर, तो जो रसोई शब्द है वो पूर्व पद हो जाएगा और जो घर है वो हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर पद हो जाएगा। राजकुमार की बात करें तो जो राज है वो पूर्व पद हो जाएगा, जो कुमार है वो उत्तर पद हो जाएगा। कहने का मतलब पहला जो पद होता है वो पूर्व पद होता है और जो अंतिम पद होता है वो उत्तर पद होता है। क्लियर। अब एक और पॉइंट यहाँ पर आता है, वो होता है जैसे प्रधान और गौड़, प्रधान और एक होता है गौड़। तो देखिए प्रधान का मतलब होता है कि जो शब्द समासिक पद पर ज़्यादा से ज़्यादा निर्भर हो, यानी कि ऐसा शब्द जिस पर समस्त पद जो है ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंड हो, प्रभावित हो, उसे हम लोग प्रधान पद कहते हैं। और वो पद जिस पर समासिक पद का प्रभाव बहुत कम हो, बल्कि नगण्य के बराबर, न के बराबर हो, उसे हम लोग गौड़ पद कहते हैं। यानी कि प्रधान का मतलब कि जो प्रधान है, सब में सर्वोच्च है, जिसका प्रभाव सब पे पड़ता है। जैसे कि गांव में प्रधान की अगर बात करें तो गांव में प्रधान का क्या काम होता है, पूरा गांव, पूरे गांव पर जो है उस प्रधान का प्रभाव पड़ता है। लेकिन उसी गाँव में कोई एक सामान्य आदमी है, उसका प्रभाव पूरे गाँव पर नहीं पड़ेगा, लेकिन वहीं पर एक प्रधान आ जाए तो पूरे गांव में वही चलेगा जो वो प्रधान कहेगा। तो वही बात यहाँ पर भी है कि जो हमारा समस्त पद है, समस्त पद पर जो है पूरा डिपेंड प्रधान पर होता है, यानी कि प्रधान इसमें मेन होता है। और जो गौड़ होता है इसका जो प्रभाव होता है समस्त पद पर, ये नगण्य होता है, बिल्कुल न के बराबर होता है, उसे गौड़ पद कहते हैं। क्लियर। अब हम लोग शुरू करेंगे समास के भेद से। यहाँ तो हम लोगों ने सारे पद देख लिए कि क्या क्या पद हमारे आएंगे। समस्त पद यानी कि समासिक पद क्या होता है, प्रथम पद, उत्तर पद क्या होता है, और जो है प्रधान क्या होता है, गौड़ क्या होता है, सारी चीजें, विग्रह क्या होता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं समास के भेद के बारे में। देखिए फ्रेंड, समास के वैसे तो
छह भेद होते हैं और छह भेद हमें पढ़ना भी है, लेकिन छह भेद को जो है किस तरीके से बांटा गया है, सबसे पहले अगर हम उसकी बात करें तो देखिए समास के मुख्यतः चार रूप होते हैं। वैसे अगर समास पूछता है कि कितने होते हैं तो समास छह प्रकार के होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं देखिए, सबसे पहले अगर हम इसकी प्रधानता के आधार पर समास को बांटें, प्रधानता के आधार पर, प्रधानता के आधार पर समास के भेद, तो प्रधानता के आधार पर समास के चार भेद होते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। दूसरा है तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। तीसरा है द्वंद्व समास, और चौथा आता है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास। देखिए प्रधानता के आधार पर कितने समास हो गए हमारे, चार हो गए, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। अव्ययी भाव समास में क्या होता है कि जो प्रथम पद होता है वो प्रधान होता है और जो उत्तर पद होता है वो गौड़ होता है, यानी कि प्रथम पद इसमें प्रधान होगा, उत्तर पद जो होगा यानी कि दूसरा पद, प्रथम पद को आप जो है पूर्व पद भी कह सकते हैं, पूर्व पद या फिर प्रथम पद जो पहला पद होता है उसी को कहते हैं। तो उत्तर पद जो है ये गौड़ होगा, यानी कि इसका प्रभाव जो है बहुत कम पड़ेगा। तत्पुरुष समास की अगर बात करें तो तत्पुरुष समास में जो हमारा पूर्व पद होता है ये गौड़ होता है और जो उत्तर पद होता है ये प्रधान होता है। द्वंद्व समास की बात करें तो द्वंद्व यानी कि दो, आप ऐसे याद रख सकते हो कि द्वंद्व मतलब दो, यानी कि दोनों ही पद जो है इसमें प्रधान होते हैं, यानी कि इसमें पूर्व पद भी प्रधान होगा और उत्तर पद भी प्रधान होगा। पूर्व पद उत्तर पद ये दोनों ही क्या होंगे, प्रधान होंगे। बहुब्रीहि समास की बात करें तो बहुब्रीहि समास में जो है इसमें पहला पद हो गया अव्ययी भाव में, इसमें दूसरा हो गया, इसमें दोनों हो गया, और बहुब्रीहि समास में दोनों ही पद जो है गौड़ होंगे, यानी कि आप अप्रधान भी इसे कह सकते हैं, यानी कि पूर्व पद भी और उत्तर पद भी ये दोनों ही क्या होंगे, ये दोनों ही अप्रधान यानी कि गौड़ माने जाएंगे। तो देखिए आपने समझ लिया, अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान, तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान, और जो है बहुब्रीहि समास में दोनों ही पद अप्रधान यानी कि गौड़। तो आपने देखा यहाँ पर प्रधानता के आधार पर केवल हम लोग चार ही प्रकार से समास को बांट सकते हैं। अभी दो समास और बच रहा है, कौन कौन सा, जो है द्विगु समास और एक और है कर्मधारय समास। ये कहाँ पर आते हैं, तो इसे जो है तत्पुरुष समास के ही अंतर्गत रखा गया है, क्योंकि प्रधानता के आधार पर देखा जाए तो उन दोनों की प्रधानता भी जो है तत्पुरुष समास के ही जैसे होती है, यानी कि जैसा इसका है वैसा ही उसका भी है। तो तत्पुरुष समास में ही जो है हमारा आता है द्विगु समास और कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। देखिए तो अब यहाँ पर ये तत्पुरुष समास के ही भेद है, तो इसकी भी जो विशेषता होगी वो तत्पुरुष समास के जैसी होगी, यानी कि द्विगु समास में भी जो प्रधानता होगी वो पहले पद की होती है और कर्मधारय समास में भी जो प्रधानता होती है वो पहले पद की होती है। यानी कि प्रधानता के आधार पर अगर हम यहाँ पर बांटें तो समास जो है हमारे इतने प्रकार के और ऐसे ऐसे बांटे गए हैं। अगर आप ये चार्ट बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग एक एक करके बात करेंगे, एक एक करके हम लोग समास के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, अव्ययी भाव समास के बारे में। तो देखिए अव्ययी भाव समास के बारे में थोड़ा सा अगर हम यहाँ पर बताएं तो देखिए अव्ययी भाव समास का कई रूप होता है, कई नाम होता है, तो वो भी हमें जानना जरूरी है। अव्ययी भाव समास को जो है उपसर्ग समास भी कहा जाता है, उपसर्ग समास। उपसर्ग समास इसलिए क्योंकि
अव्ययी भाव समास में जो है उपसर्ग वाले पद होते हैं, यानी कि इसमें जो पद होता है उसमें उपसर्ग जुड़ा होता है, तो वो शब्द जो है हमारा अव्ययी भाव समास हो जाता है। या फिर इसका एक और नाम होता है जिसे अव्यय कहते हैं, अव्यय समास भी आप इसे कह सकते हैं। अव्ययी भाव समास नाम से ही क्लियर है, अव्यय समास भी। अव्यय समास का मतलब ये होता है कि इसमें जो अव्ययी भाव के जो भी पद आएंगे, जो भी शब्द आएगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अव्यय का मतलब क्या होता है कि ऐसे पद जिनका लिंग, वचन, कारक, काल के आधार पर कोई परिवर्तन ना होता है, उसे जो है अव्यय कहा जाता है। तो वैसे ही इसकी विशेषता की अगर बात करें तो अव्ययी भाव समास जो है वो अव्यय समास में आएगा, इसीलिए इसमें जो पद आएगा उसका लिंग, वचन, कारक, काल के आधार पर कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, तो ऐसे शब्द जो है अव्ययी भाव समास कहलाएंगे। क्लियर? तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगली वीडियो में हम लोग फिर से जो है अव्ययी भाव समास को पूरी डिटेल में पढ़ेंगे और उसके बाद एक एक करके सारे समास को पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स ये चैनल आपके बहुत हेल्प करेगी। क्योंकि अगर आप जो है टेट की तैयारी कर रहे हैं, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, रीट की तैयारी कर रहे हैं, मतलब कि किसी भी टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होगी, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। क्योंकि जो भी चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो जो है पूरा जो है आपके टेट के अकॉर्डिंग ही हम लोग पढ़ रहे हैं, तो आप जो है इस चैनल से जो है जुड़ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे नए सेशन में। थैंक यू।